बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन और मैं हूं आपके साथ ज़रिया इरफान। 26वीं आईनी तरमीम के लिए मेल मुलाकातों का सिलसिला जारी है। एक तरफ हुक्मरान इत्तेहाद मौलाना को मनाने की कोशिशों में है, तो दूसरी जानिब मौलाना फजल रहमान आज PTI वफ्द से मुलाकात करने असद कैसर के घर पहुंचे। ये मुलाकात इसलिए भी अहमियत की हामिल है क्योंकि इससे पहले PTI रहनुमा मौलाना से मुलाकात करने उनकी रिहाइशगाह पर आए थे, मगर ये पहली मरतबा है कि मौलाना खुद चलकर PTI वफ्द से मुलाकात करने गए। इस मुलाकात में साबिक सदर आरिफ अलवी भी मौजूद थे। मीटिंग के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजल रहमान ने आईनी तरमीम से मुतालिक हुकूमती ड्राफ्ट पर तनकीद करते हुए कहा कि हमने आईनी तरमीम से मुतालिक मुसवदा यकसर मुस्तरद कर दिया है। हुकूमती मुसवदा किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं। अगर हम इस मुसवदे का साथ देते तो ये मुल्क और कौम की अमानत में खयानत होता। कुछ इसी तरह की गुफ्तगू कल बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी अपने एक इंटरव्यू में की, जब उन्होंने हुकूमती ड्राफ्ट को कच्चा करार दिया और कहा कि अब JUI और पीपल्स पार्टी अपना ड्राफ्ट तैयार करेगी। कोशिश होगी कि इत्तफाक राय पैदा हो सके। बिलावल भुट्टो का मजीद ये भी कहना था कि कोई शक नहीं अगले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे। मुजव्वजा आईनी तरमीम पर जहां हुकूमत को सियासी जमातों की मुखालफत का सामना है, तो वहीं पर वकला बिरादरी भी इन तरमीम को मुस्तरद कर रही है और वकला इस तरमीम के खिलाफ वकला तहरीक चलाने का ऐलान कर रहे हैं। आज सीनियर कानूनदान और PTI के सेनेटर हामिद खान ने वकला तहरीक का ऐलान करते हुए कहा है कि 19 सितंबर को लाहौर हाईकोर्ट से तहरीक का आगाज करेंगे। वकला किसी सूरत हुकूमत को नई अदालत की इजाजत नहीं देंगे। आईनी अदालत बनानी है तो वकला की लाशों से गुजरना पड़ेगा। एक तरफ ये मामला है तो दूसरी जानिब आज इलेक्शन कमीशन में PTI और JUI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर समात हुई है और दौरान इस समात इलेक्शन कमीशन की जानिब से PTI पर पाबंदी लगाने का इशारा दिया गया है। क्या है ये मामला, इस पर भी बात करेंगे और इसके अलावा प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में जो अफगान जनरल काउंसिल की जानिब से कौमी तराने की तौहीन की गई उस पर भी डिस्कशन होगी, क्योंकि इस पर अली अमीन गणापुर भी वजाहतें दे रहे हैं। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्जियाकार रिजवान रज़ी साहब ने। सीनियर तज्जियाकार बजर बरला साहब भी आज के प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे और सीनियर तज्जियाकार नसीम सिद्दीकी साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अपने मेहमानों की जानिब बढ़ने से पहले मैं चाहती हूँ कि मौलाना फजल रहमान साहब ने आज जो PTI वक्त के साथ जोहराना अटेंड किया, उसके बाद जो मीडिया टॉक की, आप वो सुनिए। दिन तक मैं तो ये कहता रहा हूं कि हमारे पास नंबर नहीं है। मौलाना हमारे साथ होंगे तो फिर नंबर जो है वो पूरा हो जाएगा और बल्कि बड़ा क्लोज होगा। जो हुकूमत के पास कल तक जो ड्राफ्ट था जिस पे हम चाह रहे थे कि मौलाना फजल रहमान साहब भी राजी हो जाए, वो एक आप कहें कच्चा ड्राफ्ट होता है। कच्चा ड्राफ्ट का मकसद कि ऑब्वियसली जब तक हुकूमत के पास वोट्स मतलब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौलाना फजल रहमान और उनके तमाम इत्तेहादियों के साथ ना हो, तो वो कच्चा ही ड्राफ्ट रहेगा। मुझे कोई शक नहीं है कि अगले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह होगा। मौलाना फजल रहमान साहब की कंसेंसस के बगैर तो ये नामुमकिन है। खाना खाने आए थे, खाना खा के चल दिए। देखिए, इस वक्त तो हमने उनका मुसवदा मुकम्मल मुस्तरद कर दिया है, बल्कि वो तो अब ये भी कहने के लिए कि हमारा तो कोई मुसवदा है ही नहीं, तो फिर जो प्रोवाइड किया गया वो जी। एक तरफ राना सनाउल्लाह साहब ये तस्लीम कर रहे हैं कि हमारे बंदे पूरे नहीं थे, यानी कि हमारे वोट मुकम्मल नहीं थे। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी ये कह रहे हैं कि ये कच्चा पक्का मुसवदा था। हम तो समझे थे कि शायद मौलाना को इस बारे में मालूमात होंगी, लेकिन मालूम हुआ कि मौलाना भी इस बारे में कुछ नहीं जानते। और अब मौलाना ये कह रहे हैं कि ये मुसवदा जो पेश किया गया वो उसे अक्सर मुस्तरद करते हैं। मजहर बरला साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करती हूँ, मुझे ये बताइएगा, कच्चा पक्का मुसवदा बंदे पूरे रही तो फिर ये हुकूमत डींगे क्यों मार रही थी? बहुत शुक्रिया ज़रिया। कच्चे पक्के से तो मुझे कच्चे के डाकू और पक्के के डाकू याद आते हैं। तो ये अगर इतना ही कच्चा मामला था तो इतनी जल्दी, इतनी तेज़ियाँ, इतनी फुर्तियाँ दिखाने की क्या ज़रूरत थी? देखिए, 1973 के आइन में कहा गया, पाकिस्तान का नाम एक दिया गया, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। अगर ये जो कच्चा मुसवदा जहाँ से भी आया, चूँकि आज़म मजीद तारण ने तो वो तैयार नहीं किया, वो तो कह रहे थे कि मुझे मुसवदा मिल गया है, तो इसका मतलब कहीं और से तैयार होके आया था। अगर उस मुसवदे को देखा जाए तो ना तो पाकिस्तान फिर इस्लामी बचता है ना जमहूरी बचता है, चूँकि उसमें जो चीज़ें बयान की गई हैं उसमें तो सिर्फ फिर शुमाली कोरिया ही बचता है। ना वहाँ इंसानी हकूक़ की ज़मानत है, ना वहाँ मसावात की कोई ज़मानत है। अब गुजारिश ये है कि जब ये 1973 का आइन तैयार हो रहा था, जिस पे तमाम पार्टियों ने दस्तखत किए, तो एक बात भुट्टो साहब ने बड़ी अहम की थी
कि देखिए इसमें कोई ऐसी तरमीम का रास्ता बंद करें कि जिससे अदलिया डिस्टर्ब ना हो और इंसानी हुकूक डिस्टर्ब ना हो। अब उसके बाद जो पाकिस्तान में हुकूमतें आईं, जितनी भी आईं, जो भी आया, मार्शल आए या जमहूरी हुकूमतें आईं, उन्होंने वो जो बुनियादी शिक्के हैं इंसानी हुकूक से मुताल्लिक है, आइन के पहले 40 आर्टिकल, उन पर अमल दरामद नहीं किया। अच्छा, अगर उन पर अमल दरामद होता ठीक है, तो यकीनन पाकिस्तान में आज मसाइल ना होते, पाकिस्तान में आज गुर्बत ना होती, पाकिस्तान में आज मसावात का एक लेकिन हुकूमती मामलात और अपोजिशन के मामलात को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे हमारी जो इस वक्त सियासतदान हैं वो हर वक्त ये चाहते हैं कि आइन की तशरीह होती रहे। रिजवान रज़ी साहब, मौलाना ने तो यकसर मुस्तरद कर दिया आज के इस दौराने के बाद। हुकूमत जिन पर तकिया कर रही थी उन्होंने तो अपना जवाब दे दिया, लेकिन कल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी ये फरमा रहे थे कि जो हुकूमत ने ड्राफ्ट पेश किया कच्चा था, लेकिन हम भी उसके ऊपर मुत्तफिक नहीं थे, अब हम कुछ अपनी सिफारिशात रखेंगे, कुछ मौलाना साहब अपने रखेंगे, तो क्या एक नया ड्राफ्ट तैयार होगा? वजाहत उन्होंने उसी फिक्रे में कर दी थी, आपने वो वजाहत नहीं उठाई कि ये होता है ऐसे जब भी कानून साजी होती है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी चीज़ें पहली दफ़ा होती हैं ना। हम भी जब शुरू में रिपोर्टर बने ना 1989 के अंदर, तो हमने जब आके अपने न्यूज़ एडिटर को ये बताया कि पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा ये हो गया, तो वो चाचा मीर रफीक साहब होते थे, उन्हें चंड मारी अगों कड़ के, उन्हें कहा फलाने दौर दे विच भी होया सी, फलाने दौर दे विच भी होया सी, तेरे लिए पहली दफ़ा होया। तो आजकल हमारे जितने भी दोस्त हैं ना, बच्चे हैं, बरखुरदार हैं, बेटियां हैं, बेटे हैं, जो कि स्क्रीन पे बैठते हैं, उनके लिए सब कुछ तारीख में पहली मर्तबा हो रहा होता है। मुझे याद है जो है मुशर्रफ साहब का रेफरेंडम हो गया था, और ताज़ा जिसे कहना चाहिए वो जो पोलिंग रेफरेंडम के अंदर जो पोलिंग एजेंट थे, दो साहिबान थे, एक बानी पीटीआई थे, दूसरे तारुल कादरी साहब थे, और एक हवा बन रही थी कि ये जनाब इक़्तिदार में लाए जा रहे हैं। तो उस वक्त हामिद खान साहब जो थे वो पीटीआई के उम्मीदवार थे, उनके कागजात मुस्तरद हो गए। मैं मलक कयूम साहब की कोर्ट में एज ए रिपोर्टर मौजूद था। अच्छा। तो वो उनके कागजात जब मलक कयूम साहब ने कहा जाए आप इलेक्शन लड़े, मैं ये इतराज़ात रिमूव कर रहा हूँ, तो वो शर्माते हुए गए। लेकिन जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट आया, हामिद खान साहब की जमानत जब्त हो गई। तो वो मैं वकला की तहरीक को जरा टच करते हुए गुजर रहा हूँ। देखिए बात ये है कि असल में मसला क्या है, बात कहाँ पे फंसी है? बात दो जगह पे फंसी है, और मैं पूरी इंफॉर्मेशन और मुतलका लोगों से बात करके अथॉरिटी से बात कर रहा हूँ। बात दो जगह पे फंसी हुई है। एक जगह ये है कि जनाब सोशल मीडिया के ऊपर, मेन स्ट्रीम के ऊपर पब्लिकली अगर कोई बंदा पाकिस्तान के अदारों के ऊपर तनकीद करता है तो उसका ट्रायल भी मिलिट्री कोर्ट के अंदर हो। अच्छा, ये क्लास जो थी इसके ऊपर सबसे पहले उछले नवाज शरीफ साहब, और फिर उछले मौलाना फजलुर रहमान, और उन्होंने कहा कि ऐत नहीं हो सकता। यानी आपने जिस तरह इस वक्त पुलिस के हाथ में एक लीथल वेपन दे दिया है कि वो गिरफ्तार करे बरलास साहब को, और बरलास साहब से वो SHO जो है या ASI जो है वो मुका करे और कहे कि पाइए तेरा नाम फिर 9 मई दे विच, और बरलास साहब जो हैं उसकी खिदमत करके उसकी डिमांड के मुताबिक रिहा हों। ये हो रहा है इस वक्त, ये हमारे मुल्क में हो रहा है। हमारी पुलिस के हाथ के अंदर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट दे दिया गया है 9 मई का कह के कि सिद्दीकी साहब भी एयरपोर्ट पे उतरे, इनको भी काबू कर लिया जाए कि पाइए तेरा नाम फिर 9 मई दे विच, और सिद्दीकी साहब कह यार इत्थे ही मुक लो बिन जो कुछ मुकना जी। अब एक और इंस्ट्रूमेंट और परमानेंटली और आइन का हिस्सा बना के कि राह चलते हुए मुझे सिद्दीकी साहब की टाई पसंद नहीं आई, वैसे उन्होंने टाई नहीं लाई हुई, लेकिन टाई पसंद नहीं आई, तो मैं वो ASI साहब कहेंगे एने गाल कड्डी है जी। अब सिद्दीकी साहब साबित करते फिरे हर अदालत के फोरम के ऊपर कि जनाब मैं तो कभी सोचा भी नहीं इसके बारे में, जितनी देर में ये साबित करेंगे इनकी आत्मा रुल चुकी होगी। इसके ऊपर हमारी सियासी क़यादत ने स्टैंड लिया। साथ में जब देखा कि तंदूर भाके है तो PTI ने कहा कि हम अपनी भी रोटियां लगा लें, और PTI ने कहा कि बानी PTI के खिलाफ मुकदमा वापस लें, हम इसको मुतफिका तौर पे मंजूर करवाते हैं।
अच्छा। आपने मुतफिका का लफ्ज और अक्सरियत का लफ्ज सुना किसने होगा। कहा पीटीआई में से, किस पीटीआई मेंबर ने कहा रजी साहब? ये मौलाना फजलुर रहमान साहब को कहा गया ना, तो उसके बाद अच्छा। मौलाना ने कहा कि हम आइन की इस तरमीम को मुतफिका कराएंगे। मैं तो इनके बोले गए अल्फाज को ड्राइव कर रहा हूँ ना, ठीक। कि ये अक्सरियत से नहीं होनी चाहिए, मुतफिका होनी चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बोला और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बोला, और अक्सरियत हासिल इकट्ठी करने की जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी की थी। इसीलिए खुर्शीद शाह साहब जो हैं स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन बने हुए थे। अच्छा, अब जनाब पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो कहती है कि ठीक है, मुकदमा तो वापस कर ले, आप इसके आईनी तरमीम के ऊपर वोट डालें, लेकिन भाई 9 मई हमारा डोमेन नहीं है, ठीक है ना। इसलिए 9 मई वाला जो है वो आप 9 मई वालों से डिस्कस करें। आखिरी मुलाकात किसकी हुई है मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ? अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है ना। ये नहीं उसके बाद भी एक मुलाकात हुई है असद कैसर साहब से मुलाकात करके, फुटेज जारी हुई है। मैं फुटेज देख के अभी बाहर गाड़ी से आया हूँ। अभी जिनका नाम लिया है प्रोग्राम शुरू होने से पहले बरलास साहब ने, जिनसे ये वो बनवा रहे हैं, स्टेडियम बनवा रहे हैं, सही आखिरी मुलाकात की फुटेज वो जारी हुई है। इसका मतलब है कि सिलसिला जुनबानी दोनों तरफ से जारी है, और इसके ऊपर जो है वो कोई ना कोई कंसेंसस क्रिएट करने की कोशिश हो रही है। और अगर कंसेंसस नहीं होता तो नया ड्राफ्ट क्रिएट कर लेते हैं। कराना तो ये है, मतलब मुझे अब तक की जो सूरत हाल लग रही है वो ये लग रही है। सही। मुझे ये बताइएगा नसीम सिद्दीकी साहब, ये जो अपनी गुफ्तगू में भी रिजवान रजी साहब बात कर रहे थे कि हमारे नौजवान बच्चे बच्चियां किसी भी गुफ्तगू के साथ मंजर आम पर आते हैं तो फिर उनको बताया गया, तारीख है, हवाला दे, चंड कराई गई। मुझे ये बताएगा, ये मौलाना ने जो 2-2.5 घंटे पहले चंड कराई है हुकूमत वक्त को, उसका जोरदार तबाचा किस हद तक याद रहेगा उन सीनियर तज्जियाकारों को जो कि बैठकर यहाँ पर हुकूमत की वजाहत पेश कर रहे होते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया ज़रियाब। आपने तो बाउंसर के ऊपर ऐसा छक्का मारा है कि वो स्टेडियम ही पार कर गया। अच्छा, वही वाला स्टेडियम जिसकी जिम्मेदारी मोहसिन नकवी साहब के पास है। जी बिल्कुल बिल्कुल। मुलाकात भी मोहसिन नकवी और बिलावल भुट्टो जरदारी की हुई है। बिल्कुल रिजवान रजी साहब सही कह रहे थे। मैं आपके सवाल के जवाब की तरफ आता हूँ। देखिए, बात ये यहाँ पे दावे बहुत बड़े बड़े किए जाते हैं। अभी एक नया दावा शामिल हुआ जिसको सुन के मुझे हंसी आती है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब एक बहुत बड़े कद काट के लीडर थे पाकिस्तान के, वो बोने होके रह गए हैं सियासत में ना, उनका कोई अमल दखल ही नहीं रहा। पहले तो हो रहा था कि मियाँ आवेगा तो लग पता जाएगा, लेकिन जब से मियाँ नवाज शरीफ आए हैं तो वो कहीं नजर नहीं आते, कोई सियासत नहीं है, कोई बयानात नहीं है। अब कहा जा रहा है कि जी मौलाना फजलुर रहमान के साथ उन्होंने भी इस बात पे एतराज किया और वो भी इस मसवदे, इस आईनी तरामीम के खिलाफ थे, जबकि तो वो तो ऐसे तैयार बैठे थे कि वो कहते थे 10 मिनट साइल करने ने मेरा अंगूठा डाल लगा लो, ठीक है ना। कीमत जो हुई है एस्टेब्लिशमेंट को, ये सिर्फ और सिर्फ मौलाना की वजह से हुई है। और मौलाना ने एक अपना जो है वो आईनी भी उन्होंने स्टेप लिया और उन्होंने एक स्टैंड लिया। तो सिद्दीकी साहब आईनी स्टैंड लिया उन्होंने, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन मुझे ये भी बताएगा, ये मौलाना की स्टेटमेंट की नौबत के इसलिए पेश आई कि एस्टेब्लिशमेंट ने जिन लोगों को आगे किया था वो मौलाना को मिसमैनेज करते रहे अब तक? नहीं, इसमें मिसमैनेज करने की बात नहीं। आप मौलाना को इतने आराम से मैनेज नहीं कर सकते। मौलाना को आप उसी सूरत में मैनेज कर सकते हैं कि अगर मौलाना की मर्जी शामिल हो। अच्छा। और इस बात में मर्जी शामिल नहीं थी। उनको धमकियां भी करवाई गई, उनको बैरून मुल्क से सिफारिशें भी डलवाई गई, उनका इलेक्शन कमीशन में जो है वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी, कई लोग होते हैं ना स्टैंड ले लेते हैं, जैसे इमरान है, आपने उसको जेल के अंदर कर दिया। वो मुझे याद आता है मुन्ना भाई MBBS के, वहां से वो जो सर्किट था, फोन किसी बड़े बंदे को करता और धमकी लगाता है, तो वो बंदा कहता है मुझे जानते नहीं हो, मैं तुम्हें अंदर करा दूंगा। और वो कहता है कि मैं पहले ही अंदर हूँ और कितना अंदर कराओगे। अपने तौर पे कोशिश, जिस तरह इमरान खान ने स्टैंड लिया है, ना वो कहीं हॉस्पिटल में गया, ना वो मुल्क से फरार हुआ। तो जब वो सियासतदान किसी बात पे स्टैंड लेते हैं तो उनका कद काट बढ़ता है। अब जिस तरह मौलाना की बातें हो रही है, मौलाना ने जो है वो किस तरह अपना PTI के साथ उनके ताल्लुकात हैं, या PTI उनको क्या कुछ नहीं कहती रही। तो मुझे याद है कि जिस तरह 90 की पॉलिटिक्स में पीपल्स पार्टी और नून लीग में इख्तलाफात थे, और मैं यहाँ लंदन में मौजूद था, रहमान मलिक के घर के बाहर मौजूद था, और सब लोग हो गए थे, लेकिन नवाज शरीफ साहब वहां पे नहीं आ रहे थे कि इसने मेरे वालिद को गिरफ्तार किया था। फिर अमीन फहीम उनको मनाने के लिए उनके घर जाते हैं, और तकरीबन दोपहर को 3 बजे नवाज शरीफ साहब रहमान मलिक के घर आ जाते हैं। तो सियासत में कोई भी चीज हरफे आखिर नहीं होता, ये स्टेप बाई स्टेप सियासी चालें होती हैं, और ये हर कोई चलता है। और बात एक और है, दरियात किसी भी जमाने में, जैसे कर्नल लियाकत का कहा जाता है, फैज हमीद की बात, ये बंदे पूरे करने की जो बात होती है ना, मैं तो बड़ा
खिलाफ हूँ। भाई ये बंदे क्यों पूरे आप करते हैं? आप असेंबली के अंदर डिबेट करें, आप कोई चीज लेके आए, आप उसका ड्राफ्ट पेश करें, कौन सी तरामीम लेके आनी है उनको डिस्कस करें और एक कंसेंसस पैदा करें। भुट्टो साहब ने क्या किया 73 का आइन बनाते हुए, उन्होंने इन जमातों को ऑन बोर्ड लिया था, बड़ी उनकी बहस मुबासा हुआ, उसके ऊपर डिस्कशन हुई, फिर एक मुत्तफिक का आइन बना। तो अगर अभी भी आपने तरामीम लानी है और लानी भी चाहिए, देखिए ना जो मारूजी हालात होते हैं, जिस तरह दुनिया आगे चल रही है, सोशल मीडिया का दौर आ गया, तो बहुत चीजें चेंज होती हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि बढ़ते हुए मामलात के साथ अगर कुछ तरमीम की जरूरत पेश आती है तो वो होनी भी चाहिए, लेकिन वही बात आ गई ना कि हुकूमत की हर एक एक्ट से ऐसा लगता है कोई साजिश की बू है। बजर बल्ला साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो कि एक बड़ी सियासी जमात के चेयरमैन है, उन्होंने भी ये कहा कि मैं आने वाले वक्तों में जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस के हैसियत से देख रहा हूँ। फिर वफाकी वज़ीर इत्तलात, जिनके पास एक वफाकी ओहदा है, ठीक है ना, हुकूमत की देखा जाए तो स्पोक्स पर्सन है वफाकी एतबार से, तो वो भी यही कह रहे हैं कि ना वो भी चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह को आइंदा हैसियत में चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट देख रहे हैं। तो फिर मामलात रुक कहाँ पर रहे हैं आकर? अगर वो भी तैयार हैं कि वो उनको ये देखना चाहते हैं, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी यही बात करें, पीटीआई भी यही मुतालबा कर रही है, तो फिर इस ड्राफ्ट में, इस मुसव्वदे में तकलीफ कहाँ पर उठ रही है? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं कि अगले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे। जहाँ तक तरमीम की बात है, वो वक्त गुजर गया। अच्छा, अब इस हुकूमत के पास ऐसा मौका नहीं आएगा कि ये तरमीम कर सकें। और ये जो कच्चे मसवदे की बात की है बिलावल भुट्टो ने, तो फिर जो मोहसिन नकवी साहब भी गए हैं मौलाना से मिलने के लिए, वो अपनी फुर्तियाँ दिखाते रहें। अच्छा, ये देखिए, तरमीम करते वक्त हमारे मेंबरान को सोचना चाहिए। ये जो कच्चे की बात की है ना इन्होंने, वो ये है कि रजी साहब को मसवदा और दे दिया, सदीकी साहब को मसवदा और दे दिया, आपको और दे दिया, मुझे और दे दिया। मसवदा तो एक रखें, मौलाना साहब को और मसवदा दे दिया, पीपल्स पार्टी को और। तरमीम करते वक्त हमारे बहुत से मेंबरान को पता नहीं होता कि क्या है क्या नहीं। अब आप देखिए, जब 18वीं तरमीम की गई उसका अच्छा, एक चीज आज अच्छी हुई है, एक चीज नहीं आपकी बात में मुकम्मल सुनूंगी। एक चीज आज अच्छी हुई है कि इससे कुछ देर पहले आजम नज़ीर ताड़ साहब ने खिताब किया है वकला से, और फिर उसके अलावा फारूक शनाइद साहब भी मुखातिब हुए हैं। उन्होंने आज दोपहर में भी ये कहा था कि हम कोशिश कर रहे हैं कि ये जो मुसव्वदा है इसे वकला बरादरी के सामने भी रखा जाए। और फिर जब ये अभी एक कॉन्फ्रेंस चल रही थी जिसमें वकला बरादरी मौजूद थी, तो वहाँ पर क्वेश्चन आंसर सेशन भी होता रहा। मतलब ये बात अच्छी है, खुशाइन है कि अब इस पर बहसो मुबासा हो रहा है। जी बिल्कुल होना चाहिए। मैं गुजारिश कर रहा था कि जब 18वीं तरमीम मंजूर हुई, मंजूर तो बड़े शौक से कर ली गई, लेकिन उसका पाकिस्तान को नुकसान ये हुआ कि पाकिस्तान की जो फंडिंग आती थी एजुकेशन में, हेल्थ में और बहबूद आबादी में, वो रुक गई। 80% काम सूबों को चले गए। अब वफाक की क्या है? वफाक के पास है ही कुछ नहीं। वफाक का काम है कि टैक्स कलेक्शन करे, बाहर से उधार पकड़े और सूबों में बांट दे। तो इसलिए 18वीं तरमीम के बाद लोगों ने, सियासतदानों ने, सियासी पार्टियों ने सूबों पे फोकस करना शुरू कर दिया, सूबाई हुकूमतों पे। वो फेडरल की तरफ इतना नहीं देखती, जैसे इसकी मिसाल पीपल्स पार्टी है। अच्छा। वो अभी जो तरमीम है, देखिए उसमें इंसानी हकूक की इतनी बर्बादी की गई है जो तजवीज़ की गई। अब रजी साहब ने इदारों की बात की, मैं इदारों की एक बात करता हूँ। ये इदारे हमने बनाए या हमारी हुकूमतों ने, एंटी करप्शन बनाया, FIA बनाया, नैब बनाया, इनका काम था करप्शन को रोकते। मगर मैं बड़ी दयानतदारी से ये कहता हूँ कि ये तीनों महकमे करप्शन में इन्वॉल्व हो गए। एंटी करप्शन के लोगों ने करप्शन शुरू कर दी, FIA के लोगों ने लोगों को तंग करना शुरू कर दिया, करप्शन करनी शुरू कर दी। पुलिस की उन्होंने मिसाल दी, पुलिस गर्दी आम हो रही है। और दुरुस्त फरमाया रजी साहब ने कि आजकल ये रिवाज है कि जो बंदा काबू ना आए, जिस बंदे का प्लाट हो या कोई और चक्कर हो या जिससे दुश्मनी हो, उसको कहते हैं हाँ भाई आपको 9 मई में डाल देते हैं। तो इसी तरह नैब है, नैब के जो IOs हैं वो भी करप्शन पे तुल गए। तो यहाँ पे जो अदारे हमने करप्शन रोकने के लिए बनाए थे, वो करप्शन का मरकज बन गए। ठीक है। तो इन अदारों को हम तहफ़्फ़ुज़ दें तरमीम के जरिए। क्यों? जिस अदारे में भी कोई चोर चक्का बैठा हो, उसका एहतसाब होना चाहिए, खा वो कोई भी अदारा हो।
ठीक है, मजहर बड़ा साहब, आपको पॉइंट ऑफ व्यू अगर जो आपने करप्शन के हवाले से बात ही ना कि इदारों में भी करप्शन है, सिर्फ एक फाइनेंशियल एस्पेक्ट से नहीं देखी जाती। आपका जो एक्ट है वो कितना बेहतर है, कितना करप्ट है, उससे भी आपके किरदार का तयन होता है। इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड, पब्लिक ओपिनियन। वेलकम बैक वंस अगेन। घी उंगली टेढ़ी करके निकालना है या सीधी करके निकालना है, यही वजह है कि हुकूमत वक्त ताहाल परेशान है। और हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन का ऊंट किस करवट बैठेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल, ये निशान है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन तस्लीम ना करें तो पीटीआई का तंजीमी ढांचा नहीं रहेगा, ये कहना है इलेक्शन कमीशन हुकाम का। और इंट्रा पार्टी इलेक्शन के मामले पर सवाल ये भी उठता है, तो क्या इसके बाद पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पर पाबंदी भी आयद हो सकती है, जबकि इलेक्शन एक्ट के तहत पीटीआई पर 5 साल की पाबंदी लग सकती है। रिजवान रज़ी साहब, क्या वाकई ऐसा पॉसिबल हो पाएगा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन को तस्लीम ना किया जाए? और क्या वजह है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इलेक्शन कमीशन को मुतमईन नहीं कर पा रही? देखिए ना, अब एक और नवीद अंजम साहब आ गए। उन्होंने कहा जी मैंने चेयरमैन पीटीआई का इलेक्शन लड़ना था और मुझे नहीं लड़ने दिया गया, और गौहर साहब ने तस्लीम भी किया कि हाँ इनके हमने कागजात भी मुस्तरद किए और वो भी मुस्तरद किए। दरअसल आजकल ना बच्चों को जब वो सहाफ़त पढ़ने आते हैं तो सहाफ़ती असूल से पहले ज़ुबान भी पढ़ानी पड़ती है और उन्हें ये बताना पड़ता है कि बेटा साजिश जो होता है वो कमज़ोर लोग करते हैं, जो ताकतवर होता है वो साजिश नहीं करता। लेकिन अब क्या करें, व्हाट्सएप के जरिए आने वाला स्क्रिप्ट जो है वो हो जाता है। लेकिन हैविंग सेड दैट, देखिए मुझे ये समझ नहीं आ रही कि पीटीआई के साथ क्या मसला है कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे। ठीक है ना, वो एक बात कहती है वो मुस्तरद कर देते हैं, वो फिर दूसरी बात लेके जाती है, वो मुस्तरद कर देती है। वो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ अदालत में जाते हैं, अदालत कहती है कि इलेक्शन कमीशन ठीक कहता है, वापस जाएं उसके पास, फिर वो इलेक्शन कमीशन के पास जाते हैं, वो कर देते हैं। अब तो वो जो बाबर साहब हैं, वो क्या नाम है लियासा अपना बरला साहब, अकबर एस बाबर साहब जो है, अकबर शेर बाबर साहब जो हैं, वो भी दोबारा कूद पड़े हैं। उन्होंने कहा कि जी वो 8 जजों वाला फैसला है, वो मैंने तो उसको चैलेंज करना है। तो अब ये समझ नहीं आ रही, या तो ये कोई स्ट्रॉन्ग किस्म की हॉस्टिलिटी एग्जिस्ट करती है, लेकिन इलेक्शन कमीशन तो वही है जिसको पीटीआई ने अपॉइंट किया था, वो हॉस्टिलिटी एग्जिस्ट करती है, या फिर मेरा मतलब है कि या पीटीआई ही वो काम नहीं करना चाह रही जिससे इलेक्शन कमीशन मुतमईन हो जाए। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। सही। मजहर बड़ा साहब, मेरे 2 सवालों का आपने जवाब देना है। पहला तो ये बता दीजिए कि बुजुर्गी और दानाई उम्र के किस हिस्से पर मुनहसर करती है, और दूसरा आप मुझे ये भी बता दीजिए कि ऐसा क्या है कि इलेक्शन कमीशन मुतमईन नहीं हो पा रहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन से, ये बिलखुसूस सिकंदर सुल्तान राजा साहब जो है उनको चैन और करार नहीं आ रहा? तारीख बताती है कि बुजुर्गी और दानाई 40 साल की उम्र में आती है। अच्छा। और खुदा ने जितने पैगंबर उतारे ज़मीन पे, नबी रसूल, 40 साल की उम्र में उनको पैगंबरी अता की। अब जो बात रज़ी साहब ने तो बड़े आराम से बात गोल कर दी है, लेकिन गुजारिश ये है कि जब इलेक्शन कमीशन मुतमिन ही ना होना चाहे तो कोई क्या कर सकता है। अभी नवाज शरीफ साहब सदर बने हैं मुस्लिम लीग नून के, इलेक्शन कमीशन सोया रहा, कोई पता ही नहीं कौन सदर बना कौन नहीं, इलेक्शन हुआ नहीं हुआ, कोई गवाह नहीं। ये इलेक्शन कमीशन है, ईएनपी को वक़्त देता है, अच्छा आप कोई नहीं 6 महीने तक करा लें, जो मर्जी करा लें इलेक्शन जब भी हो। आज उसी इलेक्शन कमीशन ने मौलाना फजल रहमान की पार्टी को भी 60 दिन की मोहलत अता फरमा दी है, और पीटीआई इलेक्शन करा करा के थक गई है, छाननियां लगा लगा के थक गई है। देखना इलेक्शन कमीशन मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन चाह रहा है कि जैसी तरमीम जजेस के हवाले से पेश की जा रही है ना, कि एक सामने एक ड्राफ्ट में सर चंद लोग नाम ले जाएं, मुझे ऐसे लगता है आप अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन को तस्लीम करवाने के लिए ना चंद लोगों का नाम सिकंदर सुल्तान राजा साहब को टेबल करना चाहिए, वो इंतखाब कर लेंगे, फलाने को चेयरमैन होना चाहिए, फलाने को वाइस प्रेसिडेंट होना चाहिए, फलाने को ये होना चाहिए। अब गुजारिश ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने तंग आके कहा कि हमारे फैसले की भी गलत तशरीह की है इसने, यानी लोग ही तंग नहीं है, सियासी पार्टी कोई खास तंग नहीं है, जिन्होंने फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट वाले भी तंग आ गए। उन्होंने कहा भाई अभी फिर उनके फैसले पे लहतो लाल का मुजाहरा हो रहा है,
मखसूस नशिस्तों पे, वजारती नोट आ गया है, उसके बाद फिर नया। तो जब मानना ही ना कोई चाहे, कोई कुड़ी बसना ही ना चाहे तो की कोई करे। तो वो इलेक्शन कमिश्नर साहब पता नहीं, आज उन्होंने फजल रहमान साहब को, फजल रहमान साहब चूंकि वॉलीबॉल के प्लेयर हैं, कभी बाल ऊंची रखते हैं कभी नीची, बड़े सुलझे हुए, बड़े नपे तुले अंदाज में उन्होंने 60 रोज़ की मोहलत ले ली है। लेकिन पीटीआई के इलेक्शन पे इतराज़ होता है इलेक्शन कमिश्नर को, और वो जो रजी साहब ने फरमाया कि उनके दौर में हुआ, पता नहीं किसके कहने पे हुआ, ये भी एक राज तो फिर हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी, अगर हार की कुछ सब कुछ दूसरों के कहने पे करना था। नहीं, वो मौजूदा हुकूमत भी कर रही है, उसने कई वजीर जहेज में लिए हुए हैं नॉन इलेक्टेड, पता नहीं किस पार्टी के सेनेटर बने और वजीर बने हुए हैं, और वोट इन्होंने दिए, वो घूमते हैं, लेकिन सिद्दीकी साहब, आप अब जरा मुझे बताइएगा कि जिस तरीके से अब JUI फे के हवाले से भी गुफ्तगू हो रही है कि उनके इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर भी इलेक्शन कमीशन को तहफ्फुज़ात हैं, तो आपको नहीं लगता कि अगर ये तहफ्फुज़ात बरकरार रहे तो कहीं ना कहीं मौलाना इस रवैये से भी खाइफ हो सकते हैं? देखिए ज़रियाब, ये पीटीआई नहीं है, ये बानी पीटीआई नहीं है, ये मौलाना फजल रहमान है, बड़े जीरक सियासतदान है, बड़ी चीजों को समझते हैं। वो आप उनको इस तरह काबू नहीं कर सकते। इलेक्शन की बात हो रही थी, तो हमारे कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन का वही हाल है कि जब किसी से पूछा गया तो उन्होंने कहा जी हमारे 8 बच्चे हैं लेकिन सच्चा प्यार नहीं मिला। तो वही बात इलेक्शन कमीशन और कमिश्नर की भी है कि ये तो इंटर पार्टी साहब की बात। सिद्दीकी साहब, मुझे एक मिनट जरा आप मुझे दे दें, एक बात सर जी, आप देखें कि 2 पीपल्स पार्टी रजिस्टर्ड हैं, पीपल्स पार्टी और पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन। एक पार्टी की ओहदेदार दूसरी की पार्टी के टिकट पे इलेक्शन लड़ते हैं और इलेक्शन कमीशन को कोई इतराज नहीं। ये देखें कितना बड़ा फ्रॉड होता है। नहीं, यहाँ पे आपने मुझे भी एक जुमला कह रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को एतराज नहीं है, इलेक्शन कमिश्नर को एतराज नहीं। जी मैं बात आगे बढ़ाता हूँ। मजहर बरलास साहब ने तो खैर बड़ी अच्छी मिसाल दे दी। मुझे ज़रियाब ये बताएं, इलेक्शन कमीशन का क्या काम है? इलेक्शन काम है मुल्क में इलेक्शन कराने, वो तो उनसे ठीक तरीके से करवा ही नहीं रहे। इनकी खिलाफ वर्जी करते हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद आप इलेक्शन नहीं कर रहे। आपने क्या इलेक्शन कमीशन को घर की लौंडी समझ रखा है? और फिर आपने जो इलेक्शन करवाए हैं उस इलेक्शन को आप देखें कि पूरी दुनिया कह रही है कि ये थे, तो फार्म 45 वाले रोते फिर रहे हैं, फार्म 47 से आप हुकूमत में लेके आ गए। और दूसरी बात यह कि पाकिस्तान में जितने भी इलेक्शन हुए हैं 70 के अलावा, उनमें धांधली का शोर मचाया है, लेकिन धांधली का शोर ने मचाया जो हार गया। ये पाकिस्तान की तारीख के पहले इलेक्शन है जिसमें हारने वाला भी कह रहा है कि नहीं यार ये इस बंदे के साथ ज्यादती हुई है, ये जीत गया था। जिस तरह मुस्तफा नवाज खोकर बताते हैं कि इस्लामाबाद की 3 सीटों के ऊपर पीटीआई के जो आजाद उम्मीदवार थे वो जीते थे। तो ये इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमीशन, ये किसकी बांदी बने हुए, ये किस पार्टी की भी टीम बने हुए, ये किसके अहकामात के ऊपर अमल करते हैं? पाकिस्तान के अवाम के टैक्सों के करोड़ों अरबों रुपए इनके ऊपर खर्च होते हैं और इनको समझ ही नहीं। ये असल में जो पाकिस्तान के हालात है इसका असल जिम्मेदार राजा सुल्तान है और अंदर, और ये इलेक्शन कमीशन है। अगर ये वक्त पे इलेक्शन करा देते तो 9 मई होता, ना 9 फरवरी होता, ना 9 सितंबर होता, ये 9 के फेरे से हम बाहर निकल जाते। तो ये अभी भी बात नहीं मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है और वो 18 जजों का जिक्र आता है, वो 11 जजों का फैसला है। वो 11 जजेस ने कहा कि पीटीआई एक जमात है, उसमें फाइज ईसा भी मौजूद है। लेकिन इलेक्शन कमीशन की जिस तरह जहाँ से चाबी भरी जा रही है आजकल, जहाँ से व्हाट्सएप आते हैं तज्जियाकारों को या प्रोग्राम के हेड्स को आते हैं, वहीं से सब कुछ हो रहा है। लेकिन हम खुले आवाम बात नहीं कर सकते। हमारे तज्जियाकारों के भी पर जलते हैं कि वो उनकी तरफ जाए जहाँ से ये गुड्डा गुडिया, फैसल वाडा, अनवार काकड़, मोहसिन नकवी कहाँ से आए हैं, कौन लेके आए? ठीक है, सबको पता की इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है। अच्छा, 9 मई, 9 फरवरी, 9 सितंबर, रज़ी साहब, ये सिद्दीकी साहब ने कहा है कि हम लोग इससे आगे बढ़ने की बात नहीं कर रहे। एक और दिन आ रहा है, ये जलसा ले लीजिए जिस दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करने जा रही है। पंजाब पे हमला होना, ये जी पंजाब पे हमला होना, चले पंजाब पे हमला हो रहा है, वफाक पर हमला हो रहा है, वो तो मैं नहीं कह रही। किसने कहा है भाई? अली अमीन गंडापुर ने कहा वो पंजाब पे हमला करेगा। चले उन्हें कर लेने थे। आपसे मैं सवाल पूछ रही हूँ, आपसे मैं सवाल पूछ रही हूँ, मेरी बात का जवाब नहीं। गंडापुर साहब नहीं बैठे हुए आपकी बातें सुनने के लिए। मुझे ये बताइए कि ये जलसा अगर होता है या जलसा अगर नहीं होता है तो फिर वही बात आ गई, हुकूमत खुद अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारेगी लोगों को रोककर।
बेहतर है खामोशी से जलसा करने तो उन्हें जाने दें। देखिए, मैं थोड़ा सा इलेक्शन कमीशन को देख लूं। इलेक्शन कमीशन के अंदर 3 अरकान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नामजद किए थे, एक पंजाब का, एक केपी का, एक वफाक का, और आप तीनों की नामजदगी से खुद को मुबर्रा या बेजिम्मा नहीं कर सकते। आपने खुद किए थे और उनकी रॉन्ग डूइंग जो है वो आपको एक्सेप्ट करनी चाहिए। जिस तरह हम बड़े धड़ल्ले से कहते हैं कि साकिब निसार को तो नवाज शरीफ ने नामजद किया था ना, तो और फिर उसका ठट्ठा उड़ाते हैं प्रोग्रामों के अंदर, स्क्रिप्ट के अंदर, उसी तरह फिर ये भी ठट्ठा उड़वाइए ना कि इन तीनों को भी नामजद किया था। और ये तीन उस वक्त मेजोरिटी बनाते थे। 4 सूबाई इलेक्शन कमीशन के सरबराहान होते हैं, एक वफाक का होता है। 5 लोग जो थे उनमें से 3-2 के जितने फैसले हुए हैं ये तीनों ने एक तरफ किए हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप साकिब निसार की अपॉइंटमेंट का ठट्ठा उड़ाते हैं और नवाज शरीफ को ये गलत फैसले का जिम्मेदार ठहराते हैं, तो फिर जरा इन 3 के ऊपर भी बात कर ली जाए। ये तीनों तकर्रर किसने किए थे, तो अब उनकी रॉन्ग डूइंग भुगती है, पहली बात। दूसरी बात, अब सवाल क्या किया था आपने? सर मैं ये आने वाले जलसे के हवाले से बात करें। हाँ, बात ये है कि वो जो जलसा है 22 को है जी, और उसके अंदर उन्होंने जिस तरह की तकरीर कर रखी है और जिस तरह उन्होंने एक एथनिक और एक सूबाई तासुब उभारने की कोशिश की है, मेरा ख्याल है ये जो इशू हुआ है, जो कि आज शायद डिस्कस ना हो सके, ये जो अफगान कौंसल जनरल वाला इशू हुआ है, उस इशू को जिस तरह उनके सियासी मुखालफिन ने मीडिया के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर खेला है, उसके बाद शायद अब वो दिफाई पोजीशन में हों। अच्छा। और वो वाला हरकत ना हो पाए जो जिसका उन्होंने बज़ाहिर ऐलान कर रखा है और जिस तरह की उन्होंने ख़वातीन के ख़िलाफ़ ज़ुबान इस्तेमाल कर रखी है। और जो है अब उसका कंपैरिजन मेरे से ना शुरू कर दीजिएगा, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, वो एक सूबे का सरबराह है, तो उसकी जो बदजुबानी है उसका इम्पैक्ट या उसका वॉल्यूम ज्यादा होगा। तो सर आप अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट नहीं करते? मैं नहीं रिप्रेजेंट करता। खानदान को तो रिप्रेजेंट करते हैं? जी जी जी। फैमिली को? आप मेरे ऊपर मैंने पहले ही कह दिया, तो मुझे पता था ये आना। नहीं आप बात करें तो मैंने आपकी बात का जवाब, आपने बात की तो मैंने आपकी बात का जवाब दिया। मुझे पता था आपने बात की तो मैंने आपकी बात का जवाब दिया। मुझे पता है ये आना है, तो मैंने इसलिए पहले एडवांस में उसको अनडू कर दिया था कि देखिए, क्योंकि लास्ट टाइम आपने किया था, तो मैंने कहा कि अब उन्होंने आना है, या जाहिर है कि वो या तो अपनी बात से पीछे हटेंगे और अपनी जो है वो, और जाहिर है कि वहां पे यू टर्न कोई इतनी बड़ी बात नहीं है और वो कर लेंगे, लेकिन अगर वो इस तरह की कोई हरकत करेंगे तो फिर एक नया सीन क्रिएट होगा। और सीन क्रिएट होना तो पीटीआई को सूट करता है। किसी मतलब साहब सीन क्रिएट होना पीटीआई को सूट करता है, लेकिन हमेशा ये सीन क्रिएशन जो है इसकी प्रोडक्शन खुद हुकूमत वक्त करती है। दूसरा ये कि अभी रजी साहब ने हवाला दिया यहाँ पर गंडापुर साहब की गुफ्तगू का कि उन्होंने नाजेब अल्फाज का इस्तेमाल किया खवातीन के हवाले से, कि जो अभी जलसा की तैयारियां भी शुरू नहीं हुई है। राय आज मतलब हम देख रहे हैं कि आलिया हमजा के घर पर छापा मारा गया, सनम जावेद के घर पर छापा मारा गया, कभी किसी खातून को पकड़ रहे हैं, कभी किसी खातून को पकड़ रहे हैं। भाई अली अमीन गंडापुर तो केपी में है ना, पंजाब वालों को तो तंग ना करें। देखिए, जो इलेक्शन के हवाले से बात हुई उसके लिए तो रावलपिंडी के जो कमिश्नर थे लियाकत चट्टा, उनकी बात ही काफ़ी है। अब आ जाइए ख़वातीन के हवाले से। देखिए, मैंने तो नहीं कहा, कौमी असम्बली के अंदर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के बारे में क्या कहते रहे, मैं नहीं क्या कह सकता वो लफ्ज़। शीरी मज़ारी के बारे में क्या कहते रहे, डॉक्टर फरदौस के बारे में क्या कहते रहे। फिर वो कौन लोग थे जो मोहतरमा नुसरत भुट्टो की और बेनज़ीर भुट्टो शहीद की तस्वीर फेंकते थे हवाई जहाज़ के ज़रिए या त्यारों के ज़रिए। तो ये काम हमने तो नहीं किए ना, ये पता नहीं जिन्होंने किए हैं वो आजकल तहज़ीब के ठेकेदार बने हुए हैं। वो मेरा ख्याल है कि ये आपने ज़रिया बड़ी अच्छी बात की, कोई जलसा करना चाहता है करे, जलसा करके चले जाएं। तो हुकूमत खुद क्रिएट करती है ऐसी सूरत हाल। अगर जल्सा ना भी हो तो जलसा 8 दिन होता रहता है। और हमने देखा है कि एक तरफ मीडिया की कवरेज भी नहीं होती, मीडिया की कवरेज भी नहीं होती और दूसरी तरफ ये मामला चल रहे होते हैं। करने देना चाहिए। अली अमीन इधर लाहौर, उनके लिए कोई नया नहीं है, वो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में पढ़ते रहे हैं, फिर PNCA में पढ़ते रहे हैं, वो उनके लिए कोई लाहौर नया है।
मतलब आए हैं हमारे देखिए हम सारे सूबे जो हैं हम सारे सूबों के लोगों को पंजाब का दिल बड़ा है, हम तो वेलकम करते हैं। हम तो हमारे सिंधी भाई आए वो जलसा करें, बलोच भाई आए, पठान आए, कश्मीरी आए, जलसा करें, हमें क्या है। और लाहौर दिल है पाकिस्तान का, पाकिस्तान के दिल में इतनी गुंजाइश है कि वहाँ जलसा कोई भी कर सकता है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान के तो दिल में इतनी गुंजाइश है, लेकिन हुकूमत के दिल में इतनी गुंजाइश बची है, इसका तो यादा भी हमें खुद से करना होगा आने वाले दिनों में कि क्या वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 22 सितंबर को जलसा करने की इजाज़त मिलती है या नहीं मिलती। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।